नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करूँगा जिसको हम कहते हैं क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ एक लार्जर ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस का पार्ट है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अपने एक अन्य वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बातें की हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, इनडिटर्मिनेट कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, कोलाजेनस कोलाइटिस, इन सारी बीमारियों को क्लब करके हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। मोटे तौर पे अगर हम समझना चाहेंगे ये बीमारियां क्यों होती हैं तो इसके अलग अलग थ्योरीज़ हैं। दो तीन चीज़ें जो इसमें उभर करके आती हैं। पहली चीज़ होती है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे ही किसी ऑर्गन को ख़राब करने लगती है, और इसमें अगर छोटी आंत या बड़ी आंत को ख़राब करने लगे तो इस बीमारी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, इसके डिसबैलेंस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसके कारण ये होता है। और तीसरी चीज़ हमारे खान पान में बदलाव के कारण कुछ जो एंटीजेंस हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं उसके कारण होता है, और कुछ हेरिडिटरी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होता है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो क्रोन्स डिजीज़ जो बीमारी होती है ये पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन और एनस यानी कि मलद्वार के पास के हिस्से को प्रभावित कर सकती है। ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलती जुलती होती है, पर उससे अलग होती है क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ जो हमारे बड़ी आंत होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर यानी कि म्यूकोजा के अंदर सूजन आती है। क्रोन्स डिजीज़ में पूरी आंत की लेयर में आती है। आंत हमारी हार्डली 4 से 5 मिलीमीटर थिकनेस होती है, बट इसमें 4 से 5 लेयर्स होते हैं। और क्रोन्स डिजीज़ को हम ट्रांसम्यूरल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि ये बाहरी लेयर में ना शुरू होकर के सब म्यूकोजा में शुरू होती है और ये अंदर की तरफ यानी कि म्यूकोसल प्रोग्रेशन भी हो सकता है, और सब म्यूकोजा से बाहर यानी कि मसल्स में जा सकती है। तो क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में पहला अंतर ये हो गया कि ये जिस लेयर को इन्वॉल्व करती है वो अलग है। इसके अलावा क्रोन्स डिजीज़, जैसा मैंने आपको बताया, कि पूरी इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत में सीमित होती है। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो 1/3 लोगों में सिर्फ बड़ी आंत क्रोन्स डिजीज़ में अफेक्टेड हो सकती है, इसको क्रोन्स कोलाइटिस कहते हैं। 1/3 लोगों में छोटी आंत और बड़ी आंत, सबसे कॉमन आइलियोसीकल डिजीज़ यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है वो अफेक्टेड होता है। ये 1/3 लोगों में होता है, और 1/3 लोगों में सिर्फ छोटी आंत में बीमारी होती है। और कुछ लोगों में प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, डोडनम, स्टमक, ईसोफेगस ये प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल जो प्रॉब्लम होती है क्रोन्स डिजीज़ में कि ये पेरिएनल फिस्चुला, कई बार जो सामान्य फिस्चुला जिसको बोलचाल की भाषा में भगंदर कहते हैं, ये क्रोन्स डिजीज़ का इनिशियल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। आंतों में जो क्रोन्स डिजीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है उससे होने वाले जो लक्षण होते हैं वो सबसे कॉमन लूज मोशन यानी कि दस्त लगना, पेट में दर्द होना, अगर बड़ी आंत में इन्वॉल्वमेंट है तो खून की कमी होना और लैट्रिन में ब्लड आना। यदि छोटी आंत में कमी है तो सिर्फ खून की कमी बिना ब्लड के होना, बिना लैट्रिन में ब्लड आए होना। ये इंटेस्टाइनल क्रोन्स डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन है। अगर छोटी आंत में रुकावट आ जाए तो पेट में दर्द के साथ उल्टी यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना। आइलियोसीकल क्रोन्स डिजीज़ जिसको कहते हैं, ये पहले ट्यूबरकुलोसिस से काफ़ी ज़्यादा ये मिमिक करती है, यानी कि एंडोस्कोपी के द्वारा जब हम इसको देखें या सीटी स्कैन पर इसमें अंतर भी होते हैं। बट जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे तो ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि जो आंतों में ये बीमारी होती है ज़्यादातर टीबी होती है। अभी भी टीबी आइलियोसीकल क्रोन्स डिजीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और कई बार जब हम इसमें अंतर नहीं कर पाते तो पहले 3 महीने के लिए टीबी की दवाइयाँ दे करके देखते हैं कि उससे कितना सुधार हो रहा है। क्रोन्स डिजीज़ को डायग्नोज करने का जो तरीका होता है वो बड़ी आंत को में अगर लिमिटेड है तो सबसे पहला टेस्ट कोलोनोस्कोपी होता है, जिसके ज़रिए हम पूरी बड़ी आंत को और बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती है उसको देख सकते हैं। छोटी आंत को देखने के लिए जो टेस्ट होते हैं ये थोड़े कठिन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सीटी एंटेरोग्राफी होती है, जिसमें ये सीटी स्कैन की तरह ही होता है, बट इसमें हम छोटी आंत के अंदर कुछ दवा दे करके इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करते हैं और कंट्रास्ट ज़्यादा मात्रा में देते हैं। सीटी एंटेरोग्राफी के बारे में
देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जब भी हम इसको बताते हैं किसी अच्छी जगह से इसको कराना चाहिए ताकि सही क्वालिटी का हो, जिससे सही इन्फॉर्मेशन मिले। इसके अलावा छोटी आंत को देखने के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी, डबल बलून एंट्रोस्कोपी, इसके बारे में भी मैंने एक अन्य वीडियो में बताया है जो आप इसको देख सकते हैं। कई बार जब ये पेरी एनल फिस्चुला, जब लैट्रिन के रास्ते के आसपास ये जो फिस्चुला यानी कि एक होल होता है लैट्रिन के रास्ते के बराबर में, जिससे पस या ब्लड आ सकता है, अगर ये हो तो एमआरआई करने की ज़रूरत होती है। जब भी आंतों में अल्सर दिखते हैं हम उनसे बायोप्सी करने की कोशिश करते हैं और उनसे हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर जो क्या बीमारी है वो अगर टीबी की तरह है उसके भी टेस्ट होते हैं, या क्रोन्स डिजीज़ के जो स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल यानी कि बायोप्सी में दिखने वाले फीचर्स होते हैं। तो जिन लक्षण के बारे में बताया और टेस्ट ये किए जा सकते हैं, बट ये कई बार जब ये टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, कैप्सूल एंडोस्कोपी, सीटी एंट्रोग्राफी, पर जब ये बताया जाए तो इसको ज़रूर कराइए और ध्यान से कराइए, क्योंकि ये बीमारियां अगर हम ढंग से इन्वेस्टिगेट ना करें तो कई बार पता नहीं चलती हैं। कितने सारे मरीज़ आते हैं जिनको सालों साल से खून की कमी चल रही है, और अगर हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें तो काफ़ी कम टेस्ट के ज़रिए बीमारी का पता चलता है। तो अब इसके बारे में, अब इसकी जो इलाज होता है, इलाज इसमें दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, बीमारी कहाँ पर है, छोटी आंत में है या बड़ी आंत में है। नंबर दो, बीमारी की एक्टिविटी क्या है, उसके लिए स्कोर्स होते हैं जिसको क्रोन्स डिजीज़ एक्टिविटी इंडेक्स कहते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। और बीमारी के कारण सिर्फ आंतों में इन्फ्लेमेशन या सूजन है या आंतों में सिकुड़न पैदा हो रही है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या फिस्चुला है या नहीं है। देखिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि इस बीमारी की दवा लाइफ लॉन्ग होती है। और एक बड़ा सिंपल उदाहरण मैं लोगों को बताता हूँ, अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ होती है बीमारी, अगर डायबिटीज़ होती है तो इसका इलाज हमेशा के लिए दवा लेना होता है। इसकी दवा कम हो सकती है, बढ़ सकती है, बट शायद ही इसकी दवा बंद होती है। क्रोन्स डिजीज़ भी सिमिलर बीमारी है कि जिसकी दवा हम हमेशा के लिए देते हैं। और इसमें जो दवा होती है, जैसा मैंने बताया, डिजीज़ की एक्टिविटी तो सिंपल 5-AS से स्टेरॉयड, इसके नेक्स्ट लेवल की दवाइयाँ हुई, एजाथायोप्रिन, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। और नई दवाइयाँ बायोलॉजिकल एजेंट्स होती हैं जिसमें इन्फ्लिक्सीमैब, एडाल्यूमिमैब, और अब एक बिल्कुल नई दवा उस्टेकिनिमैब जो IL-12, IL-23 इन्हिबिटर कहलाती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, वो अवेलेबल हैं। तो ये तो एक डिटेल्ड डिस्कशन की विषय है कि ट्रीटमेंट में हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं, बट ये चीज़ समझना कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए और ये जो दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। तो जब भी इसकी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की जाएँ, इसको रेगुलरली लें, अपने डॉक्टर से मिलें और डिज़ीज़ की एक्टिविटी के अनुसार जो भी दवा को मॉडिफाई किया जाए उसको फॉलो करें। कई बार लोग इसमें हताश होकर के अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करते हैं। देखिए, हम कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करें वो हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें जो कन्वेंशनल एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है उस पर स्टिक करना चाहिए और उसके साथ उसको देखना चाहिए। तो जो मैंने लक्षण बताए, अगर उन लक्षणों के साथ आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर नॉन क्रोन्स डिजीज़ है, आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो क्या हमारे पास आज काफ़ी अच्छी दवाइयों का विकल्प है, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करें। धन्यवाद।